दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इससे जुड़ा हुआ लगभग हम जितना प्रश्न डिस्कशन कर चुके हैं, आप पिछली वीडियो में जा कर के हमारे प्लेलिस्ट से रिवाइज कर सकते हैं। फिर भी मैं बता दूं, यह जो श्रृंखला शुरू हो रही है अब, यह इसका टॉपिक है अन्य कला रूप, जिसमें नृत्य, संगीत, रंगमंच, युद्ध कला, हस्तशिल्प एवं वेशभूषा से जुड़े हुए लगभग जिस तरह से प्रश्न बनते रहे हैं या जो बन सकते हैं, उनको शामिल करने का हमारा प्रयास है। तो हम चलते हैं आज के इस टॉपिक पर, अपने पहले प्रश्न पर, और वह यह है, पटोला बुनाई परंपरागत रूप से कहाँ पर की जाती थी? तो मुझे पूरा विश्वास है इसका आंसर आपको पता होगा, सूरत और पाटन में। आप इसकी व्याख्या देखना चाहे तो देख सकते हैं। सूरत एवं पाटन में बुने रेशम को पटोला के नाम से जाना जाता था। यह कठिनतम बुनाई तरीकों में से एक है। इसकी बुनाई हेतु दोहरी इक्कत शैली का प्रयोग किया जाता है। गुजरात की पटोला साड़ी अपनी सूक्ष्मता एवं सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 5 या 6 पारंपरिक रंगों जैसे लाल, जामुनी, नीला, हरा, काला या पीले के साथ अवरोध विधि से ताने एवं बाने को रंगा जाता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। सेनिया परंपरा क्या है? आप जानते हैं यह क्या होगा या इसका आंसर क्या हो सकता है? तो यह अकबर के दरबार के प्रख्यात संगीतक तानसेन के नाम से जाने जाने वाली यह एक संगीत परंपरा थी। आप इसका आंसर जान सकते हैं, व्याख्या जान सकते हैं। सेनिया परंपरा अकबर के नवरत्नों में शामिल संगीतकार तानसेन के नाम से जानी जाने वाली संगीत परंपरा है। तानसेन को संगीत का सम्राट कहा जाता है। उस्ताद बरकत उल्ला खां, जिसे आफ्ताब ए सितार कहा जाता है, जयपुर सेनिया घराने से संबंध हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये कुछ शिल्प दिया है और यह किस राज्य की परंपरा है, यह आपको बताना है। पृथुकुली शॉल तमिलनाडु, सुजनी कढ़ाई महाराष्ट्र, उप्पाड़ा जामदानी साड़ी कर्नाटक। आपको बताना है कौन सा कथन सही सुमेलित है। इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। पृथुकुली शॉल यह तमिलनाडु से संबंधित है, यह तमिलनाडु की परंपरा है, जबकि सुजनी कढ़ाई यह बिहार से संबंधित है और उप्पाड़ा जामदानी साड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। तो इसलिए आपका आंसर 2 और 3 गलत है, जबकि एक सही है। आप इसकी व्याख्या देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ परंपरा दिया है और यह राज्य के संदर्भ में है। आपको बताना है उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सुमेलित हैं। चपचार कूट त्योहार मिजोरम से, खोंगजॉम परवा गाथा गीत मणिपुर से, थांगटा नृत्य सिक्किम से। आप बता सकते हैं, इसका आंसर होगा बी, 1 और 2 सही है, जबकि थांगटा नृत्य कहाँ से संबंधित है आप बताइए। यह मणिपुर की प्राचीन युद्ध कला है, इसलिए 3 गलत हो जाएगा। यदि आप इसकी व्याख्या जानने का प्रयास करेंगे तो चपचार कूट मिजोरम में फरवरी मार्च में मनाया जाने वाला कृषि से संबंधित पर्व है। इस समय तक झूम कृषि के लिए खेत साफ कर दिए गए होते हैं। बीजों की बुआई शुरू करने से पहले के खाली समय में यह त्यौहार मनाया जाता है। चपचार कूट मिजोरम में कृषि के फसल चक्र से जुड़े 3 प्रमुख त्योहारों में से एक है। मिम कुट और पावल कुट। खोंगजाम परवा मणिपुर में ढोलक ड्रम का उपयोग करके बल्लाड गायन की एक शैली है, जिसमें शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुरियों द्वारा लड़े गए वीर युद्ध की कहानियां दर्शाई जाती है। थांगटा नृत्य मणिपुर की प्राचीन युद्ध कला है। मणिपुर भाषा में थांग का आशय तलवार से और टा का आशय बर्छी से है। थांगटा यहाँ के धार्मिक अनुष्ठानों और नृत्यों से भी जुड़ा है। मणिपुर की थांगटा युद्ध कला मणिपुर की अति प्राचीन मार्शल आर्ट हुएन लालोंग का ही परिष्कृत रूप है तथा इसका प्रचलन मणिपुर के मैत्री समुदाय में ज़्यादा है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। भद्राचलम, चंदेरी,
कांचीपुरम, करनाल। उपर्युक्त में से कौन से पारंपरिक साड़ी या वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात हैं? आपको बताना है यह कौन से नगर साड़ी या वस्त्र उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। तो आप जानते ही होंगे 2 और 3, चंदेरी और कांचीपुरम। यह साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए फेमस है। शेष किस क्षेत्र से संबंधित है? आप व्याख्या देख सकते हैं। भद्राचलम तेलंगाना में अवस्थित है, रामचंद्र सीता स्वामी मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। और करनाल हरियाणा राज्य का एक शहर है, यमुना नदी के प्राचीन किनारे के ऊंचे भाग पर स्थित है। यहाँ कंबल और जूते का उद्योग काफ़ी उन्नत अवस्था में है। इस तरह से जो स्टेटमेंट होते हैं वो अक्सर आपके एग्ज़ाम में प्रश्नों के जो भी स्टेटमेंट होंगे उसे एलिमिनेट करने में, अपने आंसर तक पहुंचने में बहुत ही हेल्प करते हैं। इसलिए कथन को भी अच्छे से जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप और भी इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। विख्यात सत्रिया नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्रिया नृत्य के बारे में दिया है और आपको इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। सत्रिया संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। यह असम के वैष्णव की शताब्दियों की पुरानी जीवंत परंपरा है। यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 सही है जबकि 3 गलत है। कथन 3 गलत क्यों है? यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित न होकर के यह नृत्य शैली के संगीत नाटक अकादमी 15 नवंबर 2000 को अपने शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया, जिसे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। और यह असम के महान वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकरदेव द्वारा सत्रिया नृत्य का वैष्णव धर्म के प्रचार हेतु प्रारंभ किया गया था। आप इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारीपयट्टू क्या है? आप जानते होंगे कलारीपयट्टू एक प्राचीन मार्शल कला होता है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में ही जीवंत परंपरा है ये, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। कलारीपयट्टू एक मार्शल कला है। 13वीं सदी के दौरान केरल में शुरू हुई। कलारी शब्द का सर्वप्रथम वर्णन संगम साहित्य में मिलता है, जहां इसको युद्ध व युद्ध अखाड़ा दोनों के लिए प्रयोग किया गया है। अब यह तमिलनाडु तथा केरल में प्रचलित है। मूल रूप से यह केरल के उत्तरी व मध्य भागों में तथा कर्नाटक के तुलुनाडु क्षेत्र में प्रचलित थी। कलारीपयट्टू तकनीक कदम एवं आसन का एक संयोजन होती है। एक परंपरा से दूसरी परंपरा में इन शैलियों में काफ़ी भिन्नता देखी जाती हैं। कलारीपयट्टू की उत्तर भारतीय शैलियाँ मुख्यतः हथियारों पर आधारित हैं, हालांकि द्वंद्व युद्ध सत्रों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। गरबा, मोहिनीअट्टम, यक्षगान। इससे संबंधित राज्य दिया है गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक। तो आप जानते होंगे गरबा सभ्यता कहाँ फेमस है? अब बताइए। गुजरात में। दूसरा मोहिनीअट्टम किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम तो आपका केरल से संबंधित है, इसलिए 2 कथन 2 गलत हो जाएगा। लेकिन यक्षगान कर्नाटक यह सही है। फिर भी जो विभिन्न शास्त्रीय व पारंपरिक नृत्य और उसके संदर्भ में जो राज्य होते हैं आप उनके बारे में जान लीजिए। भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरल में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, कथक उत्तर प्रदेश उत्तर भारत में, मणिपुरी मणिपुर, सत्रिया असम, गरबा गुजरात, मोहिनीअट्टम केरल, यक्षगान कर्नाटक और ओडिसी ओडिशा में। आप देख सकते हैं इसका आंसर। हम चलते हैं अपने अगले अगले प्रश्न पर। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। आप समझ गए होंगे यह कथन तो गलत है क्योंकि बीजक कबीर से संबंधित है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। आप बताइए यह कथन सही है गलत? यह कथन भी आपका गलत है। क्यों? क्योंकि आप इसका व्याख्या पढ़ लीजिए। आचार्य माधवाचार्य का भक्तिपरक मत अमला भक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। कहीं कहीं इसको ब्रह्म संप्रदाय भी कहा गया है। मध्वाचार्य के अनुसार वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है। वास्तविक सुख वह है जिसमें दुख के क्षय के परमानंद उदय हो सकता है।
तो इसलिए आपका जो ये पुष्टि मार्ग मध्वाचार्य से नहीं बल्कि वल्लभाचार्य से संबंधित है। आप इसको अच्छे से पढ़ के इसका आंसर समझ सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। मंगनियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय है। तो आपको बताना है मंगनियार किस समुदाय से संदर्भ में है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा हेतु यह विख्यात है। यदि आपको और भी इनके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानना है आप जान सकते हैं। मंगनियार समुदाय राजस्थान के मरुस्थल में पाया जाने वाला एक मुस्लिम समुदाय है। ये राजस्थान के बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में निवास करते हैं। ये अपने शास्त्रीय लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। यह समुदाय वंशानुगत पेशेवर संगीतकारों का समूह है जिनका पीढ़ियों से अमीर जमींदारों व अभिजात्यों द्वारा समर्थन किया गया है। कामायचा, खरताल, ढोलक आदि इनके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। शकर खान, कचरा खान, समंदर खान, ममे खान, गाजी खान इस समूह की कुछ विख्यात हस्तियां हैं। मंगनियार स्वयं को राजपूत जाति के वंशजों के रूप में बताते हैं। हालांकि ये मुस्लिम समुदाय से हैं परंतु इनके गीत हिंदू देवी देवताओं की स्तुति में भी हैं। ये हिंदू त्योहार दीपावली व होली भी मनाते हैं। इनकी संगीत कला मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। तो ये लास्ट का जो 2 फैक्ट 3 है पॉइंट है ये मंगनियार समुदाय के संदर्भ में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। आप ऐसे कंटिन्यू रिवाइज करते रहिए। हमारे द्वारा जो भी प्रयास है आपके एग्ज़ाम में आपको सहज बनाने के लिए किया जा रहा है। आप प्रश्नों को पढ़िए, उसे सॉल्व कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इसके साथ आप अपना ख्याल रखिए।